हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता कुमारी DAV IAS स्टूडेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भारतीय प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे जो उसमें हम ये हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। जैसे होता है ना, हर एक स्टूडेंट इसके बारे में अगर जानता है तो उसे अपनी अहमियत, अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता पता चलती है। चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट। हमारे प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये जो है ना, ये अर्थात हम लोग भारत के नागरिक हैं। ये कहने की जरूरत, जैसे हम लोग कहीं और रहते हैं तो ये कहते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं बिहार से हूँ तो मैं ये ना कहूँगी, अगर कहीं जाती हूँ किसी और देश में तो ये ना कहूँगी कि मैं बिहार से हूँ, मैं बोलूँगी मैं भारत से हूँ। आई एम पीपल ऑफ इंडिया, मतलब मैं भारत की जनता हूँ, मैं भारत की नागरिक हूँ, ऐसा सब। तो ये अहमियत रखते कि अगर हम कहीं और रहते हैं तो ये बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। कहीं पे भी, जैसे अगर मान के चलिए मैं बिहार से हूँ, ये मेरा इंट्रोड्यूस है कि मैं बिहार से हूँ। मैं अगर बाय मिस कहीं और जाती हूँ, जैसे जापान में ही, अमेरिका में, तो अगर वहाँ पे, तो मैं अपनी आइडेंटिटी इंडिया का दिखाऊंगी, इंडियन का दिखाऊंगी, बिहारी का नहीं। समझे? ये देखिए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत अपने जो आंतरिक एवं बाह्य निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। देखिए, एक संपूर्ण कहने से ही पता चलता है, और प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत अपने सभी कार्यों के लिए खुद स्वतंत्र है। वो संपन्न राष्ट्र है एक, जिसे अपने कार्य में किसी और की सहायता नहीं चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले ये डेटा आया था कि हमें कोई और देश कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ताइवान से, चीन से, रूस से ये तेल नहीं लेना। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किससे ले, किससे ना ले। ये अब हमें कोई और निर्देश नहीं करेगा। हम अपने कार्य के लिए हम खुद स्वतंत्र हैं। अगला शब्द है समाजवादी। ये जो समाजवादी शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ऐसे 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था, जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। एक प्रकार का समाज जहाँ पे सभी को एक समान अधिकार प्राप्त। ऐसे देखिए, जो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। ये हमारे संविधान में पहले भी थी, बट इस दिन को स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। जैसे पहले भी यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो पहले भी यहाँ सब अपनी प्रजा को एक समान दृष्टि से देखते थे। बट अब है क्या, जब ये लागू नेसेसरी हो गया है, आवश्यक है कि यहाँ की जो सरकार है वो अपनी जनता को एक समान रूप से देखे। अब अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। ये भी जो है ना, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। अब हमारा प्रीएम्बल बना था, ये पूरा प्रस्तावना का निर्माण जब किया गया था, तब जो संविधान निर्माता थे वो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को एक ही मानते थे। पहले यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द को रखा गया था, लेकिन ये इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। जैसे धर्म कह ले तो एक धर्म, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, लेकिन पंथ मीन्स एक छोटा गुट, मतलब ये धर्म है, मान के चलिए, तो इसके जो छोटे जो धर्म होंगे ना, इसको कहेंगे पंथ, अर्थात एक धर्म और उसमें रह रहे लोगों का गुट, समूह, उसको कहते हैं पंथ। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर है, लेकिन उस टाइम ये नहीं माना गया था। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को अलग अलग मानते थे। अगला है लोकतंत्रात्मक। मतलब लोकतंत्र सिस्टम, वैसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा संचालित किया जाता हो, जिस पे लोग अपने अधिकार से उस तंत्र को संचालित करते हो। तो ये लोकतंत्र कहने से एक भाव उत्पन्न होता है, लोगों के द्वारा चलाया गया सिस्टम, अर्थात लोकतंत्र।
और लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे देशों में लागू किए जाते हैं जहाँ की जनसंख्या आबादी कम हो, घनत्व कम हो, लेकिन भारत जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, जिस नाते यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार को खुद जनता से पूछना पड़ता है कि कौन सा नियम लागू करे कौन ना करे। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वो सरकार चलाएगा और वो अपनी मर्जी से कोई नियम लागू करेगा, तो इसमें भागीदारी तो जनता की हो ही रही है ना। तो लोकतंत्र है बट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे भारत में। यहीं पे एक भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही एक संसदीय लोकतंत्र का भी स्थापना किया गया है, जिसमें कार्यपालिका अपने सभी नीतियों के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह बन सकती है। जैसे वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, ये सब कि जो हमें अधिकार प्राप्त वो न्यायपालिका के द्वारा हमें होती है। अगर इस पे हमें कोई त्रुटि है तो हम कार्यपालिका के तहत न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह रख सकते हैं। अब अगला आता है गणराज्य। गण मतलब लोग और राज्य मतलब राष्ट्र, मतलब लोगों का राष्ट्र। देखिए जैसे गणराज्य यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए अर्थात ये बनता है गण राज्य अर्थात लोग और राज्य अर्थात राष्ट्र अर्थात गणराज्य लोगों का राष्ट्र, लोगों का देश। देखिए जैसे गणराज्य के अंतर्गत जैसे हमारे देश के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जो एक चुनाव के जरिए अपने कार्यवाही में आते हैं, अपने सत्ता में आते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष जैसे हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं राष्ट्र प्रमुख हैं राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब यहाँ की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को सामने रखती है और उसके द्वारा हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है। ऐसे इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन कभी कभी गलत राष्ट्रपति चुने जाने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे हमारे अधिकार हमसे छीने गए, हमारी कुछ स्वतंत्रताएं हमसे छीनी गई। तो ऐसे में आपातकाल लगाकर हम राष्ट्रपति को बदल सकते हैं, लेकिन इनका कार्यवाही होता है ऐसे मैक्सिमम 5 वर्ष। ठीक, ये होता है गणराज्य। इस गणराज्य में तो यहाँ पे ये भी हमें कही गई है कि आपके लिए भी मतलब एक राजनीतिक द्वार होता है, वो सबके लिए है, आप लोग भी वहाँ जा सकते हो। तो ऐसा ये गणराज्य के अंतर्गत कहा गया है कि लोगों के द्वारा चुने गए सरकार। ठीक है, अब क्या है गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक अधिकार, आर्थिक न्याय के अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार हमें प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय क्या है? देखिए जैसे लोगों को एक बराबर रूप से देखना, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय का, सामाजिक सुधार का। और आर्थिक न्याय के अंतर्गत जो हमें आर्थिक अधिकार प्राप्त दिए गए हैं वो है जैसे धन का विकेंद्रीकरण, जहाँ पे जनता अपने मतलब अपनी ज़रूरत के अनुसार धन को विकेंद्रित कर सकती है। धन का जैसे लोन होता है ना, उसको कहते हैं धन का विकेंद्रीकरण। तो वो अब हम पे निर्भर करता है, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी हम धन लेंगे। अब जैसे होता है कि कोई बड़े कास्ट के हैं तो उन्हें ज़्यादा दिया जाता है, उन्हें ज़्यादा छूटें दी जाती है, ये गलत है। आप इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। आपको ये पूर्णतः क्या कहते हैं आर्थिक न्याय के अंतर्गत आपको ये पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि आपके साथ ऐसा ना हो। अगर होता है तो आप इस के तहत आप प्रस्तावना को जानते हैं, इसके तहत आप इस पे आवाज़ उठा सकते हैं। अगला है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हमें सत्ता में जाने की छूट दी गई है। जैसे एक राजनीतिक द्वार होते हैं, राजनीतिक चुनाव, इसमें जाने की हमें पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई। एक न्याय होता है,
ये हमें न्याय के अंतर्गत कही गई है कि आपको ये छूट दी गई है कि आप जा सकते हैं सत्ता में। आपका अगर उम्र हो गया है तो आप उस मतलब राजनीतिक दल में शामिल होने के हकदार है, आपको शामिल कर ले। अगर आपको ऐसा शामिल करने से कोई इनकार कर रहा है तो आप इसके तहत उन पे आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं, मुझे राजनीतिक न्याय दी गई है और मैं इसमें जा सकता हूँ। आपके ऊपर कोई उपबंध नहीं लगाए गए हैं। अब हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की न्याय की भी बात की गई है। क्या क्या है देख लीजिए। 5 प्रकार की न्याय: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता। ठीक, तो ये क्या है, विचार मतलब आप अपने विचार को, आपको ये पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने विचार को सरकार तक पहुंचा सकते हो। और आपका विचार जो है वो अगर राष्ट्र हित में है तो आप वो विचार सरकार एक्सेप्ट करेगी अगर सरकार को, लेकिन आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने विचार को वहाँ तक पहुँचाएँ। जैसे विश्वास, धर्म कभी कभी डाउट हो जाता है धर्म क्या है। धर्म, तो ये धर्म है कि आप अपने अनुसार, आपको ये स्वतंत्रता है कि आप धर्म चेंज कर सकते हो, आप पे ये कोई बात नहीं है। और इसके अलावा स्वतंत्रता में अन्य प्रकार की भी दी गई है, जैसे स्वतंत्रता में आवागमन की स्वतंत्रता, फिर आंदोलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रता दी गई। अब क्या, तो ऐसे आदि, लेकिन एक स्वतंत्रता है ना जो एक निश्चित है, आप इसका दुरुपयोग ना कर सकते हैं। जैसे आप अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं तो ये आप एक जुर्म कर रहे हैं। आप पे इस नाते आप पे कार्रवाई की जा सकती है। आपको वही स्वतंत्रता प्राप्त है जो आप अपना स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को नज़र में देखते हुए नज़रअंदाज ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात एक समान अधिकार। समता कहने का ये एक समान अधिकार। जैसे बड़े हैं, कोई बड़े कास्ट के हैं तो उनको भी उतने ही अधिकार दिए जाते हैं जितने कि छोटे को है। कोई धर्म पे ये, और मेन बात ये धर्म पे कभी निर्भर ही नहीं करता कि कौन इस धर्म का है तो इसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, इसकी ज़्यादा अधिकार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी उतने ही अधिकार दिए गए हैं जितने आपसे बड़े कास्ट को दिए गए हैं, आपसे बड़े लोगों को दिए गए हैं। तो ये समता हमें बताता है कि एक तरह से समान अधिकार, अगर आपके अधिकार का हनन है, आपके अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भारतीय नागरिक हैं, अरे जनता का शासन है, करो, सब होगा। कि आपको समता का पूर्णतः अधिकार दिया गया है। आप इसके तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं उन पे जो आपकी समान अधिकारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो आपको समान अधिकार न दे रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अगर दूसरों को दे रहे हैं ज़्यादा अधिकार तो आप उन पे कीजिए। आपको समता का अधिकार राष्ट्रीय न्याय सर्वोच्च न्यायालय दे प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये जो है एकता और अखंडता, इसे अधिकतर लोग एक जैसा ही मानते हैं, जैसे एकता और अखंडता, लेकिन नहीं, इसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंट है एक दूसरे से। एकता अलग है और अखंडता अलग। एकता मतलब कह ले कोई खास काम पे सभी लोग का एक होना, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, जैसे अगर कोई गांव में विभिन्न बातों को लेकर, विचारों को लेकर विभेद है, लेकिन कोई कार्यक्रम त्यौहार में सब एकजुट होते हैं ना, तो इसको कहते हैं एकता। जो है बट कुछ मतलब थोड़ा भिन्न भिन्न है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम पे, त्यौहार पे, फंक्शंस पे एक साथ आ जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसको कहते हैं एकता। जैसे हमारा भारत विविधताओं में भी एकता का देश है। और एक है अखंडता। अखंडता अर्थात जिसका खंड ना किया जा सके। जैसे हमारा भारत, जैसे कहते हैं हम अखंड भारत में रहते हैं, मतलब हमारा जो राष्ट्र है उसका खंड नहीं किया जा सकता। कहा जाता है जैसे पाक अधिकृत क्षेत्र, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अखंड भारत है जिसके कारण ये हमसे क्या पाकिस्तान
अखंड भारत का एक हिस्सा है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ये मायने रखता है, इसको हर हाल में, जैसे हम अखंड भारत है तो इसको बनाए रखना हम लोग का कर्तव्य है। तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम इसको हर हाल में भारत है का है था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, ये नारा हमें सर्वोपरि रखना होगा। तो ये हुआ अखंडता का लक्षण। तो ये गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा कि एकता और अखंडता एक ही है। एकता और अखंडता अलग अलग है। और क्या कहते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र है संपूर्ण भारत, इसकी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। अब इसको कैसे रखना ये अब हम लोगों पे निर्भर करता है। लेकिन देखिए, एकता गांव में अधिकतर देखा जाता है कि किसी भी विभेद के कारण या फिर झगड़े के कारण ही लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन वही शादी विवाह के समारोह पे फिर त्यौहार पे वो फिर से एक हो जाते हैं। ये है हमारी भारत की एकता और अखंडता। तो आप लोग समझ ही गए। और कैसे सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। अब ये देखिए, बंधुता अर्थात भाईचारे की भावना। यहाँ पे देखिए, जैसे भाईचारे की भावना, अगर हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हम कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे भी हम इतना घुल मिल जाते हैं ना दूसरों में कि पता ही नहीं चलता कि हम कहीं और आए हैं। जैसे देखिए, अगर आप कहीं पढ़ने ही जाते हो, चलो ऐसे याद है, बता ही दे रहे हैं, अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इतना अपने फ्रेंड सबसे लगाव हो जाएगा कि आपको फिर वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। आप 10 दिन ही रह लो ना, तो आप इतना घुल मिल जाते हो कि ये होता है, ये है बंधुत्व का लक्षण भारतीय संविधान में। ये बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना। भारत एक एकल बंधुत्व, एकल भाईचारे के सूत्र में बंधा है। यहाँ पे सभी को एक मतलब सब एक दूसरे को एकदम प्यार से रहते हैं। और देखिए, इसके अंतर्गत 2 बातें सुनिश्चित की गई है। पहले कि अपने दूसरों की स्वतंत्रता अधिकार का सुरक्षा करना और सबसे अच्छे से रहना। अब हम के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में ये लागू किया गया। तो हम अपने ये संविधान सभा में लागू किया गया था, तो ये हम लोग अपनी संविधान सभा में ये संकल्पित हो रहे हैं कि हम इतना सबको कर्तव्य के अनुसार इतना सबको सुरक्षित रखेंगे। तो ये अब हम लोग का कर्तव्य। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, तब इसकी रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। आज तारीख 26 नवंबर, ये क्या है, 26 नवंबर 1949 ये है। इस दिन हमारा प्रस्तावना बन के तैयार हो गया था, इसलिए यह दिया गया है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान एकदम पूर्ण रूपेण तैयार हो गया। लेकिन ये लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950। लेकिन बना तो इतना ही में था ना, 26 नवंबर 1949। और ये देखिए, कभी कभी ये सब लोग डाउट में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, ये सब इतना लंबा। ये है, पता है क्या, हिंदी महीने या फिर पंचांग होता है ना, उसके अनुसार ये तिथि दी गई है। ये जो है 26 नवंबर 1949, इसी को इस तिथि में भी दर्शाया गया, हिंदी महीने के तिथि में को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बस, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।